प्रॉपर्टी में निवेश के बाद किराए से मोटी कमाई होने के आसार हैं, ये भी हम जानेंगे रियल एस्टेट एक्सपर्ट से आगे। और साथ ही साथ 96 साल की बुजुर्ग महिला जो बर्फी और अचार बनाकर बन गई ग्लोबल नानी, विदेशों से भी आते हैं और ग्लोबल नानी की कहानी जानेंगे उन्हीं की जुबानी आज हमारी इस खास पेशकश में। और साथ ही साथ आपके सवालों का जवाब भी देंगे और आपको आपके पोर्टफोलियो बनाने में भी हम मदद करेंगे। इसमें निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और लोन से जुड़े अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें भेज सकते हैं। ईपी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर शो में आप हमें 9619873567 पर अपने सवाल मैसेज कर सकते हैं, हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने सवाल का जो वीडियो क्लिप है वो भी हमें व्हाट्सएप पर बनाकर भेज सकते हैं। हमारे और भी सोशल मीडिया हैंडल हैं जिसके ज़रिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बाजार पर और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर बातचीत करने के लिए, इसके अलावा आपके सवालों का जवाब देने के लिए आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीज। फिरोज जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए आपका। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, अब आप साथ में हैं और मार्केट को लेकर तो चर्चा होनी ही है। अब इस तरह के मार्केट में जहां हम देख रहे हैं कि जो निवेशक हैं वो अब काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, हम देख रहे हैं रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लिटरेसी उनको दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ग्लोबल फैक्टर्स के चलते जो उतार चढ़ाव है वो भी समझ में आ रहा है और उससे कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, जोखिम उठाने में थोड़े कंफ्यूज हैं। ऐसे निवेशक को आप क्या सुझाव देंगे, किस तरह से वो कम जोखिम में मार्केट का फ़ायदा ले सकते हैं, किस तरह से उन्हें मार्केट में एंट्री करनी चाहिए? और नमस्कार पूजा जी, आई थिंक ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि काफी लोग जो अपने हार्ड अर्न पैसे को लगाते हैं तो ये मार्केट में जो ग्लोबल न्यूज की बैड न्यूज आती है, खबरें आती है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है, ग्लोबल महंगाई बढ़ चुकी है, इससे बड़ा भय बैठता है। बट कोई भी इक्विटी निवेशक को ये जरूर जहन में रखना चाहिए कि लास्ट 21 साल का अगर आप डेटा देखते हैं, साल दर साल इक्विटी मार्केट 15 से 20% हर साल पीक से लेके नीचे तक की गिरावट दिखाती है। तो ये आदत है इक्विटी मार्केट की, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बट अगर 10 साल की टाइम फ्रेम्स हो, होल्डिंग पीरियड हो, तो ब्याज से ज्यादा दुगना, एफडी से दुगना रिटर्न कमाने की अच्छी खासी संभावना है। 90-95% संभावना है कि आपको एफडी से दुगना रिटर्न मिले। तो दुगने रिटर्न को कमाने के लिए आपको थोड़ी शॉर्ट टर्म में पेन को विथस्टैंड करना पड़ेगा, आपको हिम्मत ज्यादा रखनी पड़ेगी। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, इस बार जो आपने जैसे कहा पूजा जी, रिटेल निवेशक काफी समझदार होके, जागरूक होके इन्वेस्ट कर रहे हैं, लालसा में आके नहीं इन्वेस्ट कर रहे, क्योंकि 2013 से सेबी ने जो इन्वेस्टर एजुकेशन पे एम्फेसिस प्लेस किया है उसकी वजह से हजारों करोड़ खर्च हुए हैं इन्वेस्टर एजुकेशन पे। तो इसीलिए इस बार रिटेल निवेशक लालची होके नहीं आ रहे, बट अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए आ रहे हैं। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, आज की डेट में इंडिया ग्लोब के मुकाबले काफी वेल पॉइज्ड है। हवा इस दिशा बह रही है, इंडिया की दिशा में बह रही है। अगले 10 साल 20 साल इंडिया की कैपिटल मार्केट्स अच्छी परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। ऑफ कोर्स ये बैड न्यूज़ आएंगी, थोड़ी मार्केट की गिरावट भी देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, बट एसआईपी के माध्यम से सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये वॉलेटिलिटी से आपको फायदा होगा, ना कि नुकसान। बिल्कुल, तो इस वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाएं, मार्केट थोड़ा जो नीचे आया है उसमें आप एंट्री ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। फिरोज जी, एसआईपी में भी हम देख रहे हैं रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ चुका है। ऐसे में किस तरह के म्यूचुअल फंड और मार्केट सिनेरियो को भी देखते हुए किस तरह के म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजीज सही होंगी? अग्रेसिव म्यूचुअल फंड के भी बारे में बताइए, इसके ज़रिए किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं, क्या रणनीति अपनानी चाहिए वहाँ पर? पूजा जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो काफी अधिक बड़ी है। अगर मैं उस स्टेटमेंट को, आपके जो स्टेटमेंट है उसके लिए कुछ आंकड़े बताना चाहूं, तो 10-12 साल पहले 2011 में महीने के 500 से 600 करोड़ रुपए रिटेल निवेशक मंथली डालते थे एसआईपी के माध्यम से। अब लास्ट जो आंकड़ा है 12,000 करोड़ डल रहे हैं एक महीने में। जो हमारे इंडियन आम नागरिक के पैसे जो 1,000-2,000 रुपए मंथली जो डालते हैं उसको इकट्ठा करते हुए 12,000 करोड़ हो चुका है 600 करोड़ से 10-11 सालों में। दैट्स पॉइंट 1। सो व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट पूजा जी, रिटेल निवेशक हैज कम इन। अब रहा आपका सवाल जो है कि एग्रेसिव स्कीम्स कौन सी ले सकता है,
अगर आप धीमे धीमे पैसे डालते हैं, एक मुश्त में नहीं डाल रहे हैं, तो स्मॉल कैप एक सबसे एग्रेसिव स्कीम मानी जाएगी, क्योंकि अगर हम रिस्क का आंकड़ा देखें तो रिस्क स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा है। 20% की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है या एक्स्ट्रा फॉल जो है वो सबसे अधिक स्मॉल कैप फंड में होती है। तो एग्रेसिव कैटेगरी में अगर आप 1-2% ज्यादा कमाना चाहते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में भी थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, थीमेटिक कैटेगरी में थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है। अगर आप सेंसिबली धीमे धीमे पैसे डाल रहे हैं तो ये रिस्क जो है वो नेगेटिव टर्म नहीं है, एक पॉजिटिव टर्म है, क्योंकि आपको 2%, 1.5-2% ज्यादा पर एनम देने की क्षमता रखता है ये रिस्क। So it's a calculated extra risk to gain the extra return, which is very likely. बिल्कुल। फिरोज जी, फिर ये जो रिस्क है, पोर्टफोलियो है, इसको डाइवर्सिफाई कैसे करें? पहला तो मेरा सवाल ये होगा कि किस तरह के फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐसे समय शामिल करना चाहिए। और दूसरा सवाल इसके साथ में एक और सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगी कि कोई पर्टिकुलर सेक्टरल थीम है इस वक्त जो कि आपको अच्छी लग रही है? पूजा जी, दो चीजें हैं। 2018 में सेबी ने आम निवेशक के लिए काफी सिंपल करने की बड़ी कोशिश की और काफी सफल भी हुए हैं। 10 से 11 कैटेगरी हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की, और कई सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। आपको अगर डिवर्सिफाई करना है अपना पैसा, अगर ऑल एग्स इन वन बास्केट नहीं करना है, तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज की स्कीम्स खरीदनी है। कई सारी कैटेगरीज हैं, 11 कैटेगरीज तो पॉपुलर हैं। तो आप एक ही कैटेगरी की 4 स्कीम ना खरीदें, एक म्यूचुअल फंड हाउस की 3 स्कीमें ना खरीदें। काफी बार ऐसा होता है कि आप एक बैंक के साथ काम करते हैं, उस बैंक में जाते हैं, उनकी खुद की म्यूचुअल फंड कंपनी के 4 एक स्कीम खरीद के आ जाते हैं, चारों एक ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। सो हैव डिफरेंट कैटेगरीज, हैव डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, तो डिवर्सिफिकेशन पूरा होगा। अब रहा सवाल कौन सा सेक्टर अच्छा है। हर मौके पे हर टाइम पे एक सेक्टर अच्छा करेगा, बट आपको सेक्टरल फंड नहीं खरीदना है, स्पेशली फॉर अ रिटेल निवेशक, क्योंकि एक सेक्टर फंड में आपको एंट्री का भी प्लानिंग अच्छा करना होता है, एग्जिट की प्लानिंग भी अच्छी करनी होती है, वरना वो जो अधिक रिस्क लेते हैं उससे कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं होता है। आज के करंट स्थिति में आईटी का जो सेक्टर है उसमें काफी बिकवाली आई गई है। तो आईटी का सेक्टर वाईटीडी 32% गिर चुका है। तो उसमें और थोड़ी वैल्यू इमर्ज हो रही है, बट मेरे हिसाब से वो फंड मैनेजर का काम है, उसको फंड मैनेजर को करने दें। अगर उसको एक सेक्टर ज्यादा पसंद है तो ज्यादा पैसे अपने उस सेक्टर में डालेंगे, तो आपने वही चीज वापस नहीं करनी है, और आप डिवर्सिफाइड अच्छी रोबस्ट कोर कैटेगरीज खरीदें, ना कि सेक्टर या थीम। ओके। फिरोज जी, इस बीच हमें काफ़ी सारे सवाल हमें पिछले कुछ दिनों में एनएफओ से रिलेटेड भी आए थे, इस पर भी आपकी एक बार राय लेना चाहेंगे। क्या ये सही समय है अगर किसी निवेशक को एनएफओ में डालना है? पहले तो इसका ये क्या होता है ये भी हमारे दर्शकों को बताइए, और इसी के साथ ही साथ क्या इस समय अपने पोर्टफोलियो में एनएफओ को रखना सही होगा? आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए पूजा जी, हर इन्वेस्टिंग का हर जो उत्तर होता है वो डेटा आपको सही देता है, ना कि आपकी बिलीफ या इंट्यूशन। तो अगर मैं एनएफओ का 31 एनएफओ को हमने एनालाइज किया जो साल भर पार कर चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, तो मेरे हिसाब से जो डेटा दिखाता है कि 14 स्कीम्स एनएफओ वाली नेगेटिव में है। 6% से कम रिटर्न भी कमाई हुई काफी सारी स्कीम्स हैं। तो मेरे हिसाब से ओपन एंडेड स्कीम के मुकाबले एनएफओ ने अंडर परफॉर्म किया है। दैट्स पॉइंट 1। एनएफओ में एक पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं हो चुका होता है, क्योंकि न्यू फंड ऑफर, नया फंड है, तो उसमें अभी तो बनेगा, उसमें कौन से स्टॉक खरीदे जाएंगे वो आपको इन्वेस्ट करते वक्त पता नहीं लगता है, आपको उसकी एक्सपेंस रेशियो पता नहीं लगती है, उसमें फंड मैनेजर का वर्ताव क्या होगा वो पता नहीं होता है, तो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से एनएफओ तभी खरीदना चाहिए अगर एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट जिससे आपको बहुत लगाव हो, उसका कोई एनएफओ लाए तो खरीदने का मतलब बनता है, वरना ओपन एंडेड स्कीम्स कई सारी हैं, उनमें से खरीदें, क्योंकि उसमें 10-15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड और एनालिसिस करने के लिए काफी सारा डेटा होता है।
बिल्कुल। तो एनएफओ अगर आपको लेना है तो इन सब बातों का भी ध्यान रखें, क्योंकि इसके ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होते हैं। तो किस तरीके का एक्सपेंस रेशियो है, कौन से फंड्स में इन्होंने निवेश, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इसमें शामिल हैं, इसका थोड़ा डिटेल नहीं पता होता, तो काफ़ी सावधानी के साथ इसे अगर आप इसमें निवेश करना चाहें तो काफ़ी सावधानी के साथ करिए। एंड फिरोज जी, अब जो नए निवेशक हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, यंग इन्वेस्टर जो मार्केट में एंट्री लेना चाह रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मेरे हिसाब से एक मैसेज है, ऑफ कोर्स एक फेस्टिव सीजन आ रहा है। हमेशा निवेश को आप खाली सोचते ना रहें। पहल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग सोच में रह जाते हैं और शुरुआत नहीं करते। इंडिया में बहुत कम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं टोटल आबादी के मुकाबले। यूएस में 70% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ का आंकड़ा क्लियरली डिफाइंड नहीं है, बट मेरे हिसाब से 3 से 5% से ज्यादा इंडियंस म्यूचुअल फंड के माध्यम से नहीं इन्वेस्ट करते। तो प्लीज आप पहल करें। अगर आप नए निवेशक हैं तो वो पहला कदम लेना बहुत जरूरी है। फिर आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा वेल रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट, लो कॉस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, कोई भी आप सेविंग कर रहे हैं तो उसका एक गोल हमेशा रखें, क्योंकि आपकी जो डिसिप्लिन होती है, अगर आप सेव कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि आप सेव क्यों कर रहे हैं, कितना चाहते हैं कि 20 साल बाद आप इकट्ठा करना चाहते हैं, 10 साल बाद क्या इकट्ठा करना चाहते हैं। तो हमेशा गोल बना के फिर आगे बढ़े। जैसे एक प्लेन पायलट उड़ाता है तो उसको पता होता है कि उसको डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, उसके बगैर वो प्लेन उड़ाना चालू नहीं करता है। तो आप एक डेस्टिनेशन फिक्स करें तो ताकि एक कमिटमेंट आए उस पाथ पे और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए। ये 2 सिंपल सी चीजें हर नए निवेशक को कहूंगा कि इसका पालन करना समझदारी हो सकती है। बिल्कुल, तो इस बातों का ध्यान रखें, गोल सेट करें और उस हिसाब से अपने निवेश आप आगे बढ़ाएं। ये एक राय आपको दी जा रही है। चलिए, अब दर्शकों के सवाल को भी शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। जगजीवन सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए हैं इस वक्त। जगजीवन सिंह जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैम। जी मैम, मैंने आपके चैनल के माध्यम से म्यूचुअल फंड शुरू किया था। जी ओके सर। ओके। जी, मैंने आपके चैनल के माध्यम से म्यूचुअल फंड शुरू किया था, जिसमें मेरे 5 फंड थे, जिसमें मैंने हर महीने 1000 रुपया निवेश कर रहा हूँ। लेकिन उसमें सभी फंड तो ठीक है, लेकिन आईसीआईसी प्रू टेक्नोलॉजी जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसमें मैंने पूछना था कि उसमें एग्जिट करूं या बना रहूं। और इसके अलावा मेरा 10 साल में 50 लाख का गोल है, तो मुझे कितना इन्वेस्ट और बढ़ाना पड़ेगा और कौन कौन से फंड में एग्जिट करना पड़ेगा और बना रहना पड़ेगा? जी, ये मैंने जानना था मैडम, प्लीज। ओके, चलिए, पहले तो अच्छी बात है, आपने निवेश शुरू कर दिया है और आपके जो गोल्स हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से आपने क्लैरिटी के साथ मेंशन किए हैं। फिरोज जी ने क्या सजेस्ट करेंगे? 5 फंड्स हैं इनके पास, बाकी सारे फंड्स तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनके मुताबिक जो आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड है वो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, और ऑब्वियसली यहाँ पर ये सेक्टरल फंड लग रहा है, इस वजह से यहाँ पर इनको वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही है। आईटी शेयरों में भी हमने देखा भी था, काफ़ी हाल फिलहाल में गिरावट भी देखने को मिली। तो क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें, क्या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? और एक और सवाल है इनका, 10 साल में 50 लाख का इनको एक अमाउंट, एक फंड ये क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने लिए, तो उसके लिए क्या करें? मौजूदा निवेश से हासिल कर सकते हैं वो लक्ष्य, या फिर थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है इन्हें अपने निवेश को? पूजा जी, जगजीवन साहब को जो डिजिटल पहला जो इनका प्रश्न है, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड एक टेक्नोलॉजी बेस्ड फंड है, एज द नेम सजेस्ट। मेरा ये मानना है कि आपकी जो अगली किस्तें हैं उसको आप उस स्कीम में ना रखें। जो पैसे आप इकट्ठे कर चुके हैं उसमें थोड़ा बने रहें, क्योंकि बहुत गिरावट हो चुकी है। उसकी बाउंस बैक होपफुली जब होंगी तब आपको उसको हटाना है। तो बट एटलीस्ट आपकी अगली किस्तों को स्टॉप करना है, क्योंकि आपके पास 2 बेसिकली टेक्नोलॉजी फंड है।
एक डिजिटल फंड है, एक आईसीआईसीआई का टेक्नोलॉजी फंड है, टाटा का फंड भी उसी सेक्टर में ऑलमोस्ट इन्वेस्ट करता है। तो ये दोनों स्कीम्स आपको अपनी अगली किस्तों को स्टॉप करें और जो पैसे इकट्ठे हुए हैं उसको थोड़ा रहने दें, क्योंकि गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो उसकी रिकवरी होने पे आप साल 1.5 साल वेट करके फिर आपके जो यूनिट्स हैं उसको बेच के आप अलाइन कर सकते हैं। दूसरा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को भी आपको एग्जिट करना है। आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज, ये जो पोर्टफोलियो है उसमें बदलाव की काफी जरूरत है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग एंड फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एक 4 नई स्कीम्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ विच विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। अगले 2-3 साल आपको रिव्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4 अलग कैटेगरी की स्कीम्स मैंने आपको बताई हैं। आपने उल्टा एक सेक्टर फंड में एक ही सेक्टर की 2 स्कीमें खरीदी हैं, विच इज नॉट अ ग्रेट स्ट्रेटजी। बड़ा अच्छी बात है कि आप बदलाव कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप फंसते नहीं हैं, आप कभी भी यू टर्न ले सकते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी गलत खरीद ली तो 5-10 साल फंस जाते हैं। म्यूचुअल फंड में यू टर्न बहुत आसानी से ले सकते हैं आप, थोड़ी सी एग्जिट लोड या वो भी माफ हो जाती है 1 साल बाद। सो दैट्स 1.1। रहा सवाल आपके 50 लाख के टारगेट का, मेरे हिसाब से ये जो 5,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं उससे काफी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके पास 14% की भी अगर मैं रिटर्न इक्विटी की एज्यूम करूं तो आपको 20,000 रुपए की एसआईपी चाहिए होगी। तो अगर आप ये 5,000 रुपए को हर साल 20% से बढ़ाएंगे तो शायद आपका ये 10 साल का गोल पूरा हो सकता है। बट दिस इज नॉट गुड इनफ फॉर यू टू अचीव योर गोल। ओके, ठीक है। तो थोड़ा आपको अपने निवेश की राशि और बढ़ाने की ज़रूरत है, और यहाँ पर कुछ बदलाव भी बताए हैं, कुछ नए फंड्स भी आपको सुझाए गए हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं। और यहाँ कुछ फंड से एग्जिट करने की राय भी आपको दी जा रही है। फिरोज जी, काफ़ी अच्छी बात आपने कही। यही म्यूचुअल फंड की एक ब्यूटी है कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है, कम नुकसान के साथ, कम एग्जिट चार्जेस के साथ आप यहाँ से निकल भी सकते हैं और दूसरे फंड में आसानी से निवेश कर सकते हैं। तो शिफ्टिंग जो है वो भी काफ़ी आसान है इसमें, कम नुकसान के साथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बदलाव आप अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। बाकी दर्शकों के लिए भी ये राय काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को शामिल करते हैं। हमारे साथ अमर मराठी जी जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। अमर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार फिरोज जी। मेरा सवाल जुड़ा है कैनरा रिबोको ब्लू चिप इक्विटी फंड के माध्यम से। एक्चुअली ये मैंने इसमें सिस्टमैटिक ट्रांसफर किया था कैनरा रिबोको लिक्विड फंड से करीब 4,000 रुपया पर मंथ। ओके, नहीं सॉरी 10,000 रुपीज पर मंथ। और मैंने पूरा टोटल राशि जो ये फंड में एसटीपी किया है 4 लाख है टोटल। और ये एसटीपी मेरा कंप्लीट हो गया ये साल फरवरी महीने में। और अभी अगले 7 महीने में मैंने एक्चुअली एसडब्ल्यूपी करना सोचा था, लेकिन जरूरत नहीं थी इसके लिए। मतलब मैंने वो फंड्स वहीं रखे थे, पार्क किए थे। मेरा ऐसा स्पेसिफिक गोल कुछ नहीं है, लेकिन आज मौजूदा एक्चुअली जो मैंने 4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है उसका वैल्यू आज 4.3 लाख है। तो रिटर्न करीब 3-3.5 तक का ही बनता है। तो इसमें आपकी राय क्या रहेगी, बनने रहना चाहिए या कुछ रिडीम करना चाहिए? ओके, ठीक है। तो फिरोज जी क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? 6 महीने में 4 लाख की वैल्यू करीब 4,13,000 ही हुई है इनकी। और कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड में इन्होंने एसटीपी किया हुआ था। ये फंड के बारे में भी बताइए, कैसा लग रहा है आपको? आने वाले समय के लिए इसका परफॉर्मेंस कैसे आप देख रहे हैं और क्या सुझाएंगे? Yes, I think पूजा जी, अमर से ये जरूर पूछना जरूरी है कि इसके अलावा कोई और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल हैं कि नहीं। अगर ये एक लौता फंड है तो डेफिनेटली एक सजेशन अलग होगा, अगर 10 फंड में से एक फंड है तो सजेशन अलग होगा। सर मेरा टोटल पोर्टफोलियो करीब 16 लाख का है म्यूचुअल फंड में। उसमें से करीब 11 से 12 लाख रुपया इक्विटी फंड में है और 4 लाख रुपया जो है वो डेट या हाइब्रिड फंड्स में है। गॉट यस। तो अब मेरे कॉन्टेक्स्ट मिल गई। तो ये आपके 25% आपका जो पैसा है टोटल 16 लाख में से कैनरा रोबेको ब्लू चिप में है। पहली बात तो ये है कि ब्लू चिप एक लार्ज कैप कैटेगरी का स्कीम है, ऑफ कोर्स एक छोटा स्कीम है, इसमें आप बने रह सकते हैं, बट 25% एक स्कीम में इज नॉट अ ग्रेट स्ट्रेटेजी, बिकॉज लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे कम अल्फा आने की संभावना होती है। दैट्स पॉइंट 1।
0.2 रिटर्न से ना घबराएं। माना कि 3.5% की रिटर्न होगी, दैट्स नॉट कंक्लूसिव एविडेंस फंड अच्छा है कि नहीं, क्योंकि मार्केट ने भी इतना एक साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया है। एक साल पहले निफ्टी 18,000 पे पहुंच चुकी थी, आज भी 17,300 पे क्लोज हुई है अप्रोक्सीमेटली। सो मार्केट हैज गिवन यू 1 ईयर टाइम करेक्शन। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, आपको मैं अलग कैटेगरीज की, अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की स्कीम रेकमेंड करता हूं, ताकि आप ये पैसा 3/4 जो 4 लाख है उसमें से 3 लाख आप जरूर रिडीम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी एग्जिट लोड एग्जाम्पशन हो चुकी हो और सब किस्तों का 1 साल पूरा हो चुका हो। तो फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप एक लार्ज कैप कैटेगरी की दूसरी स्कीम है, अपार्ट फ्रॉम योर करंट स्कीम। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एक फ्लेक्सी कैप की स्कीम है। आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ये 5 अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की अलग काबिलियत होती है, अलग क्षमता होती है, अलग एनालिस्ट होते हैं, फंड मैनेजर की स्ट्रेंथ्स अलग होती हैं। सो हैविंग अ लार्ज डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस different asset management companies and categories is a sensible thing to do. बिल्कुल। अमर जी, कुछ और भी सवाल हैं आपके? नहीं, सिमिलरली एक्चुअली कैनरा रिबो को एक है मेरा सिमिलर जो अमाउंट है वो एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड में भी मेरे 4 लाख इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उसके लिए भी सेम स्ट्रेटेजी रहेगी? यस अमर जी, देखिए मेरा ये मानना है और डेटा ये सब्सटैंशिएट करता है कि अगर कोई निवेशक जिसका पोर्टफोलियो रीजनेबल हो, क्योंकि 16 लाख रीजनेबल अमाउंट है, म्यूचुअल फंड में 500,000 रुपए से भी लोग स्टार्ट करते हैं, तो बैलेंस्ड एडवांटेज लेने के बदली अलग डेट, अलग इक्विटी स्कीम खरीदना ज्यादा समझदारी है, क्योंकि डेट में कॉस्ट कम रखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इन दोनों को सेपरेट कर दें, ईडलवाइज का अगर आपको ज्यादा लगा हुआ है तो ईडलवाइज का भारत बॉन्ड ईटीएफ 2030 का पेपर जो है उसमें कॉस्ट ना के बराबर है, उसमें आपको 7% का पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलने की गुंजाइश है। और इक्विटी को सेपरेट रखें। इक्विटी की सबसे ज्यादा क्षमता मेरे हिसाब से ईडलवाइज इज नॉट द टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर इक्विटी एसेट्स करंटली। तो आप इक्विटी को सेपरेट करें, डेट को सेपरेट करें। डेट ईडलवाइज का भारत बॉन्ड ईटीएफ बहुत अच्छा है, 2030 पेपर, उसमें जाएं और दोनों को मिक्स ना करें इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि आपका 16 लाख का पोर्टफोलियो, अगर आपकी 2,000 रुपए की एसआईपी चल रही होती तो मैं कहता कि हाँ बैलेंस फंड कर लीजिए, 2 अलग स्कीम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। चलिए अमर जी, ये सलाह आपको दे दी गई है और कुछ बदलाव भी आपको सुझा दिए गए हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपके कुछ सवाल हैं, हमने कोशिश की आपके सवालों का जवाब देने की, लेकिन कुछ और भी सवाल हैं आपके, तो आप वापस से हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए अब अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ दिनेश जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर पूछिए। मैम, मैंने 4 फंड लिख के भेजे हैं, उसमें से एक्सिस अल्फा ग्लोबल इक्विटी फंड ऑफ फंड, वो इट्स नॉट गिविंग गुड परफॉर्मेंस। बाकी का भी एनालाइज करवा दीजिए भाई मैं अपने टारगेट पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, या मुझे और थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। ये आपने अपने सवाल में ये भी लिखा है कि एक फंड में 1 लाख का एक मुश्त निवेश किया हुआ है, ये किस फंड में किया है? 10 लाख एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, वो 1 लाख नहीं है, 10 लाख है। ओके, 10 लाख किया है आपने, ठीक है, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में। ऑलराइट, ठीक है। चलिए अब आपका सवाल हम बता देते हैं। फिरोज जी, 4 फंड्स हैं इनके पास, कुछ 32,000 की एसआईपी इन्होंने की हुई है, एक्सिस ब्लू चिप में, एक्सिस मिड कैप में, एसबीआई स्मॉल कैप और एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड जो है वो ये इनका अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, वहाँ पर क्या करें। और इसके अलावा इनका 10 लाख का भी निवेश है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में, और इनका जो लक्ष्य है ये चाह रहे हैं कि निवेश से 10 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य ये हासिल करना चाह रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो देखकर क्या लग रहा है आपको, ये गोल ये अचीव कर पाएंगे? यस, दिनेश जी से ये पूछना मेरे हिसाब से जरूरी है कि कोई कारण है जिसकी वजह से आपने 3 एक्सिस के स्कीम्स खरीदे? नहीं सर, आई वाज विद बैंक, इसीलिए मैंने लगा दिए। तो करेक्ट। सो ज्यादातर यही होता है दिनेश जी, जिस बैंक के साथ हम कारोबार करते हैं, जिसमें खाता होता है, उसी की एसेट मैनेजमेंट कंपनी को उनके रिप्रेजेंटेटिव रेकमेंड कर देते हैं, तो 3 स्कीम आ गई।
मेरे हिसाब से ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। आपके 32,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, 32,000 रुपए में आपको एटलीस्ट 6-7 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। एक 4-5 मैंडेटरी कैटेगरीज होती हैं एक पोर्टफोलियो में, वो कैटेगरीज को कवर करें। फॉर एग्जांपल आपकी जो स्कीम्स हैं उसमें एक मिड कैप कैटेगरी है, एक स्मॉल है, एक लार्ज कैप है। ये अच्छी बात है कि आपने ये तीनों कैटेगरी को कवर किया है, बट ये तीनों कैटेगरी 2 एसेट मैनेजमेंट कंपनी से खरीदी है। तो आपको मैं बदलाव सजेस्ट कर देता हूं। एक्सिस ब्लू चिप आपको एग्जिट करना है, एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड फंड एग्जिट करना है, एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड एग्जिट करना है। ग्लोब की स्थिति इंडिया से काफी नाजुक है, तो ये 3 स्कीम्स को आप एग्जिट करें। और 4 अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एंड एसबीआई कॉन्ट्रा, ये 4 एएमसीज की आप स्कीम्स खरीदेंगे तो आपके पास एक वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। और कॉन्ट्रा कैटेगरी और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो आपके पोर्टफोलियो में करंटली शामिल नहीं है, वो शामिल हो जाएगी। और रहा सवाल आपके जो अमाउंट 2 करोड़ का आपका जो टारगेट है 10 साल में, उसके लिए आपको थोड़ी एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी। करंट 10 लाख को मिला के 14% की रिटर्न पे भी आपको 70,000 की एसआईपी चाहिए होगी। सो यू हैव टू प्रैक्टिकली डबल योर अमाउंट, या फिर आपको 5 साल से अपना गोल दूर करना होगा। तो फिर 2 करोड़ रुपए 15 सालों में जरूर इकट्ठे हो सकते हैं विद द सेम SIP amount। ओके, ठीक है। तो ये राय दिनेश जी आपको दे दी गई है। चलिए अब अगले सवाल को ले लेते हैं। ये हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है। शाकिब खान जी का सवाल है, रिटायरमेंट और बच्चे के भविष्य की प्लानिंग इनका गोल है। 35 साल की उम्र है और इन्होंने हर महीने 6 फंड्स में कुल 11,000 का निवेश कर रहे हैं, डायरेक्ट निवेश ये कर रहे हैं। और निवेश से रिटायरमेंट और बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करना है। टोटल अमाउंट तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट इनके पोर्टफोलियो हम आपको बता देते हैं एक बार। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1,000 रुपये का निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सिस स्मॉल कैप में है इनकी निवेश है। क्वांट एक्टिव, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप और कोटक नैस्डैक में भी इनका ये निवेश इन्होंने किया हुआ है, करीब 1,000 का। इसके अलावा एचडीएफसी इंडेक्स फंड में 2,000 की 2 एसआईपी भी इन्होंने की हुई है। ओवरऑल फिरोज जी का पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मेरे हिसाब से इनका पोर्टफोलियो ठीक ठाक है। डेफिनेटली इनके जो गोल्स हैं मिस्टर खान के, वो पूरे हो सकते हैं प्रोवाइडेड अगर वो अपनी एसआईपी को स्टेप अप करें। क्योंकि हर साल ज्यादातर इंडियन प्रोफेशनल्स की आय बढ़ती है, सैलरीज बढ़ती हैं, तो आप अपनी एसआईपी अमाउंट को अगर 10% से बढ़ाएंगे हर साल, तो आपके 11,000 की जो करंट एसआईपी है उसको अगर 10% से बढ़ाएं और 14% की रिटर्न आए, तो आप 2.5 करोड़ रुपए पे पहुंच सकते हैं 20 सालों बाद। अगर ये आप 10% से ना बढ़ाएं तो आप सिर्फ 1.4 करोड़ पे पहुंचेंगे 20 साल बाद। सो स्टेप अप इज अ गुड स्ट्रेटजी। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनकी जो स्कीम्स हैं उसमें से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी इंडेक्स फंड जो है एसएनपी का, एसएनपी बीएसई सेंसेक्स का जो है, उसको आपने एग्जिट करना है। कोटक नैस्डैक 100 आपको एग्जिट करना है। और जो स्कीम्स हमने प्रीवियस दर्शक को भी बताई, अगेन आई विल रिपीट द सेम वंस, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एंड फ्रैंकलिन ब्लू चिप, ये 4 स्कीम्स आर वेरी कंटेम्पररी एंड यू कैन ऐड देम इन योर पोर्टफोलियो मिस्टर खान। ऑलराइट, तो ये कुछ फंड्स भी आपको सजेस्ट कर दिए गए हैं। पोर्टफोलियो में आपको क्या बदलाव करना है ये भी आपको सुझाव दिया गया है। तो ये शाकिब खान जी का सवाल हमें आया था, उनके लिए ये सुझाव। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। फिरोज जी आप भी बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे रियल एस्टेट स्पेस पर बात करने के लिए पंकज कपूर, फाउंडर एंड एमडी ग्लासेस फॉरेस्ट के। तो आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में किस तरह की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। बाजार की पिच पर पैसे तभी बनेंगे जब आपकी टाइमिंग हो परफेक्ट। कब करना है बाई और कब करना है सेल। निफ्टी टिका